स्टूडेंट्स, अब डाइजेस्टिव सिस्टम्स जो है अब तक जो आपने पढ़ा उसमें आपने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आमाशय में सारे पढ़ लिए। उसके कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको देखो। आपने अब तक जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आमाशय में पढ़ा उसमें आपने ऑक्जेंटिक सेल में एक एक नाम लिख रहा हूँ, पेप्टिक सेल इसी के रूप में पेप्टिक, तो ये तो 2 नंबर हो जाएगा। और ऑक्जेंटिक का ही दूसरा नाम है पैराइटल सेल, पैराइटल सेल। तो ऑक्जेंटिक का ही नाम पैराइटल सेल है। गॉबलेट सेल, और आपने देखा इंटेरो इंडोक्राइन सेल, ये सभी आपने देख लिया। आपने ये भी देखा कि इंटेरो इंडोक्राइन सेल जो होता है इसमें आर्जेंटिफिन सेल, इसके अलावा डी सेल, जी सेल, ईसीएल सेल, ये सभी आपने देख लिया। ये हार्मोन से रिलेटेड होता है इसलिए इंटेरो इंडोक्राइन के रूप में नाम है। गॉबलेट सेल म्यूकस स्रावित से रिलेटेड है। पैराइटल सेल विभिन्न प्रकार के हार्मोनेटिक रूप जैसे पेप्सिनोजेन, फ्लोरेनिन के स्रावन से रिलेटेड है। और ऑक्जेंटिक सेल ये आपने देखा एक्सियल, और दूसरा कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर से रिलेटेड है। विटामिन B12 का नाम होता है साइनेकोबैलेमाइन, या इसी का नाम होता है कैस्ट्रल एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो याद रखना, कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर काम करेगा कैस्ट्रल एक्सट्रिंसिक फैक्टर में। तो ये सब आपने पढ़ लिया। अब देखो, इन सब के द्वारा जो आमाशय से जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा, गैस्ट्रिक जूस यानी आमाशय के रस, गैस्ट्रिक जूस का मतलब पाचक रस जो आमाशय से स्रावित हो रहा है, इसलिए इसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। तो पाचक रस जो स्रावित होगा एक वयस्क मनुष्य में इसकी जो मात्रा होगा, इसकी मात्रा 2000 to 3000 मिलीलीटर पर डे, या आप कह सकते हो 2 से 3 लीटर पर डे, यानी हर रोज 2 से 3 लीटर तक पाचक रस स्रावित होता है। सोचो, हमें पानी इसलिए कहा जाता है कि 4 से 5 लीटर पीना चाहिए कि जब हम 4 से 5 लीटर पानी पिएंगे तो हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस नॉर्मल होंगे और पाचक रस बनने के उपरांत इससे जो हार्मोन और जो भी केमिकल्स है उनका स्रवण सही रूप में होगा। तो इस प्रकार से ये होता है। और इस समय इसका जो pH होता है, इसका pH होता है 2 से 3 के मध्य। क्लियर रखना, आमाशय रस का pH 2 to 3, यानी ये एसिडिक pH है, यानी एसिडिक रूप में ये कार्य करेगा, अम्लीय रूप में काम करेगा। अब मैं इस पर स्पेसिफिक बात करता हूँ कि इसमें एक ऑक्जेंटिक सेल जिसके बारे में आपने पढ़ा कि ऑक्जेंटिक सेल द्वारा एक्सियल स्रावित होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्सियल जो होता है इसका पूरा नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्सियल जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसके pH क्या होता है? तो अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिर्फ इसकी बात करूं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आमाशय में स्रावित हो रहा है अकेला, इसका pH होता है 1.8। ये ऑप्टिमल pH है, यानी ये इसका खुद का मान है, ऑप्टिमल pH वैल्यू। अब देखो, ये अगर पूछा जाता है आपसे कि आमाशय में स्रावित एक्सियल का pH कितना होता है तो 1.8 होता है, लेकिन आमाशय के अंदर में pH कितना रहता है तो इसके अंदर में pH रहता है 2 से 3 के मध्य, या तो 2 होगा या 2.5 होगा, 2.6 होगा, ऐसे करते हुए 3 के मध्य हो सकता है। इसलिए इसको लो pH भी कहते हैं। यानी लो pH का मतलब है, आपको कल के क्लास में मैं बता चुका था, जो एसिडिक pH के रूप में होते हैं उसे लो pH के फॉर्म कहते हैं, यानी एसिडिक होगा। अब HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका pH
इसके साथ घुलने के पश्चात दूसरे प्रकार के जो पाचक रस होते हैं उसके साथ मिलने के उपरांत पूरे पाचक रस का जो पीएच है वो 2 से 3 के बीच में हो जाता है, लेकिन एक लौता अकेला HCl का पीएच 1.8 होता है। और ये पीएच मुख्य रूप से जो है कार्य करता है पेप्सिन पे। पेप्सिन जो होता है, ये पेप्सिन मैंने कल आपको बताया था कि HCl के कारण ही ये पेप्सिन से पेप्सिन बदलता है। तो इसके पेप्सिन के कार्य इसमें जो होता है HCl के द्वारा स्रावित पीएच, HCl के द्वारा स्रावित रस बोल देते हैं, एवं पीएच के ऊपर सर्वाधिक सक्रिय होता है। यानी ये जो होता है इसका पीएच अगर 1.8 इसको मिल गया पेप्सिन को, तो पेप्सिन को 1.8 पीएच मिलने से ये सबसे बेहतर कार्य करेगा। लेकिन पेप्सिन जो होता है इसका कार्य 1.8 पे सबसे बेस्ट होता है, लेकिन ये जो है पेप्सिन रिलीज हो रहा है और रिलीज होकर के स्टोमक के रीजन पे आ रहा है, क्योंकि ये आपके पैराइटल सेल्स रिलीज हो रहा है और स्टोमक रीजन पे आने के बाद फिर ये एक्टिवेट रूप में कार्य कर रहा है। अब देखो पेप्सिन के जो कार्य होंगे वो किस प्रकार से होंगे। इसके कार्य इस पीएच के मध्य में भी सक्रियता पूर्वक करेगा, लेकिन सबसे बेस्ट जो कार्य करेगा वो अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा अम्लीय मिल जाए तो ज़्यादा काम करेगा। तो इसके कार्य HCl द्वारा स्रावित पीएच, यानी आप कह सकते हो कि पेप्सिन एसिडिक मीडियम में सर्वाधिक सक्रिय होकर कार्य करेगा। एसिडिक मीडियम में इसकी कार्य क्षमता सर्वाधिक होती है और जितना ज़्यादा एसिडिक हो उतना बेहतर। कभी कभी नीट में ऐसा आ जाता है कि इन बिटवीन ये किसके बीच में काम कर सकता है, तो ये काम कर सकता है जनरली 1.8, यानी 1.8 तो करेगा ही करेगा, और 1.8 से लेकर के 2.60 तक इसके कार्य रेट सर्वाधिक होते हैं। इसी को कभी कोई ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना जो सबसे बेहतर हो। 2.60 यानी यहाँ इस मीडियम तक ये जाएगा और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा 3, 3.1 इस तरह से, तो इसके कार्य क्षमता कम होते जाएंगे। यानी जितना ये इस बीच में हो उसी ऑप्शन में आपको टिक करना है। हो सकता है कि यहाँ पर 1.8 ना हो, यहाँ पर 2.0 हो तो 2.0 से 2.60, हो सकता है कि यहाँ 2.0 भी ना हो, 2.5 हो तो 2.5 से 2.60 के बीच में। यानी आपको इन बिटवीन ये कार्य करेगा, सबसे बेहतर कार्य करेगा 1.8 पे, और पेप्सिन के लिए सर्वोत्तम माना गया है ये पीएच वैल्यू। अब हम बात करते हैं कि सर HCl के क्या क्या कार्य है। तो बच्चों HCl के कार्य देख लो। HCl का कार्य है पाचक एंजाइम, जो भी एंजाइम है पाचक एंजाइम को सक्रिय करना, ये इसका मुख्य कार्य है। कल आपने देखा कि किस प्रकार से कार्य किया था, तो पाचक एंजाइम को सक्रिय करना ये इसका मुख्य कार्य है। जैसे हर इंसान के कोई ना कोई मुख्य कार्य होते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, लेकिन मुख्य कार्य इसका पाचक एंजाइम को सक्रिय करना है। जैसे हमने कल बताया था कि पेप्सिनोजेन ये निष्क्रिय होता है। अब पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदल देते हैं। अब पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदल दोगे तो HCl चाहिए, बिना HCl का होगा नहीं, और ये निष्क्रिय रूप में होता है और ये सक्रिय रूप में होता है। आपके ऑप्शन ये भी आ सकते हैं कि इनमें से सक्रिय रूप कौन सा है, तो इनमें ये जो है ये निष्क्रिय रूप है, क्योंकि ये आमाशय में है लेकिन ये अकेला कोई काम नहीं कर पा रहा है, स्रावित होकर आमाशय में आ गया, लेकिन जब तक HCl नहीं मिलेगा तब तक ये सक्रिय नहीं होगा, और सक्रिय होगा तभी ये अगला कार्य जो भी प्रोटीन पाचन वगैरह है उसमें भाग लेगा। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा प्रोरेनिन, कल मैं आपको बता चुका था, रेनिन स्पेलिंग RENNIN, ये भी निष्क्रिय होता है। और जो भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स में क्या खास बात है, मेमरी ग्लैंड, दूध स्रावित होता है फीमेल में, और जो माताएं अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन वगैरह चाहिए, उसको हार्मोन की क्रिया में मैं बताऊंगा। लेकिन इस बच्चे में दूध के पाचन के लिए जब तक ये रेनिन का फॉर्मेशन नहीं करेगा वो दूध को पचा नहीं पाएगा। और मैंने बताया है कि रेनिन सर्वाधिक मात्रा में छोटे बच्चों में पाया जाता है, जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं।
इसको बदलने के लिए भी HCl चाहिए और ये सक्रिय रूप में कार्य करेगा और छोटे बच्चों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाएगा। क्लियर? ये तो पॉइंट्स पिछले पॉइंट से मैंने नोट कर दिया जो डील हो गया। अब आते हैं इसके कुछ और कार्य। तो इसके सहायक कार्य, इसके सहायक कार्य, सहायक कार्य में क्या है? तो पहला सहायक कार्य है ये बैक्टीरिया या किसी प्रकार का वायरस यदि भोजन के साथ आमाशय में आए तो उसे नष्ट कर देता है, उसे नष्ट कर देता है। ये इसका मुख्य कार्य नहीं है बट सहायक कार्य के रूप में करेगा। और भी बहुत सारे हार्मोन्स है और बहुत सारे एंजाइम्स है और बहुत सारे इंटेस्टाइन से स्रावित होने वाले रस है, वो सब भी इस बैक्टीरिया को, वायरस को मारेंगे, लेकिन उसमें सबसे पहला कार्य ये करेगा। अभी जैसे कि मैं बता चुका हूँ बहुत बार कि जैसे अभी कोरोना चल रहा है और कोरोना एक वायरस है, उसमें जेनेटिक मटेरियल RNA है। अब जब वो कोरोना किसी कारण से माउथ में आ जाए, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको पानी मार सकता है, लेकिन पानी पीने से हो सकता है पानी के प्रेशर से वो स्टमक तक पहुँच जाए। स्टमक में पहुँच जाएगा तो हो सकता है, अभी रिसर्च अभी चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये जो HCl है, ये HCl उस हानिकारक वायरस को भी HCl के दुष्प्रभाव, HCl के प्रभाव से उस हानिकारक जो वायरस है उसे नष्ट कर दे, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे बैक्टीरिया वायरस को ये नष्ट कर सकता है, लेकिन ये सहायक कार्य है। ठीक है। तीसरा कार्य है हार्ड फूड जो होते हैं, जैसे कठोर भोजन हार्ड फूड को मुलायम बना देते हैं, मुलायम बनाते हैं। तो हार्ड फूड को मुलायम बनाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे रोटी हमने खाया, रोटी चबाकर खाया, स्टमक में गया, लेकिन वो रोटी के जो मॉलिक्यूल्स है वो हार्ड फॉर्म में है, वो उसके वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे चावल है उसको मैंने खाया, चावल जो है हार्ड फॉर्म में, हार्ड का मतलब पूरा हार्ड मत समझना, हार्ड का मतलब पूरा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ अभी, तो वो थोड़े सख्त हैं, वो पेट में जा कर के फिर उस HCl से मिलते ही वो सॉफ्ट फूड में बदल जाते हैं। फिर उसको आमाशय से अच्छी तरह से पीसने में और पीस करके उसे दूसरे प्रकार के मुलायम तरल पदार्थ में बदलने में सपोर्टिव रूप में इस HCl को का सहायता प्राप्त कर पाता है। चौथा कार्य अगर हम बात करें तो ये जो HCl होता है, ये HCl बहुत अधिक जो भी काइल होता है, काइम होता है, इसके फॉर्मेशन में एक पार्टिसिपेशन करता है। जैसे जब भी कोई एक, अभी छोटा सा टॉपिक है जो मैं आगे की स्टेप में बताता रहूँगा, जैसे मान लो मुख में कोई भोजन आया, तो मुख में जब भोजन रहेगा और लार के साथ भोजन मिलेगा, लार प्लस भोजन, तो इसको एक टर्म से पुकारते हैं जिसे हम कहते हैं बोलस, यानी एक बोलस बन गया। बोलस क्या है, क्या इत्यादि है, वो मैं आगे के टॉपिक बताऊंगा, बट अभी छोटा सा पॉइंट कि बोलस बन गया। जब इसको निगल लिए, निगलने के बाद ये आमाशय में आ गया। जब ये हमारे आमाशय में आ गया, आमाशय में आने के बाद ये जो है, जब HCl से ये भोजन के हिस्से मिलते हैं, तो HCl से भोजन के हिस्से मिलने के पश्चात ये काइम बन जाता है, इसको काइम बोलते हैं। ये इसका नाम है काइम, यानी जब लार से मिलेगा तो उस प्रकार के पदार्थ का नाम भोजन और लार बोलस बोलेंगे, जब HCl से मिलेगा तो काइम कहते हैं। अब क्या होता है कि जब ये लार के द्वारा बोलस बने हुए पदार्थ HCl से आमाशय पहुंचने के बाद HCl से रिएक्शन होता है, तो लार के सारे एंजाइम को निष्क्रिय कर देता है ये HCl। यानी आप चौथा पॉइंट लिख सकते हो कि लार के एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम हैं, उसमें एक नाम में लिख रहा हूं, जैसे टाइलिन, टाइलिन है, एमाइलेज है, और भी बहुत सारे बाइकार्बोनेट्स पॉइंट्स हैं। तो ये सब मैं आपको लार के टॉपिक बताऊंगा। तो लार के एंजाइम जब आमाशय में पहुंचते हैं
तो HCl इन एंजाइम को निष्क्रिय कर देता है, इन एंजाइम को निष्क्रिय कर देता है। यानी जो भी लार में एंजाइम था, लार के रस में जो एंजाइम पाए जा रहे थे, एग्जाम्पल के तौर पे एक नाम लिखा है मैंने टाइलिन, लेकिन टाइलिन और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं, जो भी लार वाले पॉइंट HCl से मिलेंगे, मिलते ही निष्क्रिय हो जाएंगे। क्यों सर? क्योंकि ये जो बोलस होता है ये क्षारीय माध्यम में या उदासीन माध्यम में ये अधिक सक्रिय होते हैं, यानी क्षारीय माध्यम में ये सक्रियता पूर्वक कार्य करते हैं। यानी मुख में जब तक हम चबा रहे हैं तब तक क्षारीय माध्यम में वो कार्य कर रहे हैं, और जैसे HCl में आ गया, HCl तो अम्लीय होता है, तो अम्लीय माध्यम में आते ही इस अम्लीय जो रस हो रहा है इसे काइम कहते हैं, इसमें आते ही ये लार वाले एंजाइम काइम के रूप में बदलते ही निष्क्रिय हो गया। तो लार के एंजाइम जैसे इसमें मिलेंगे वो निष्क्रिय। और काइम क्या होता है? काइम एक दूधिया, सफेद रंग का एक दूधिया तरल पदार्थ है, दूधिया तरल पदार्थ। यानी देखो बच्चों, जब में हम खाना खा रहे हैं, मुंह में जब तक हम चबा रहे हैं, वो भोजन और लार मिला तो हो गया बोलस, बोलस को निकल लिया। बोलस में स्टार्च का पाचन प्रारंभ हो जाता है, वो सब कहानी अलग से। जैसे निकल लिया, स्टोमक में चला गया, स्टोमक में जाते ही वो स्टोमक ने पेरिस्टोसिस किया, भोजन को पीस दिया और दूधिया कलर में बदल गया, क्योंकि HCl से रिएक्शन करने के बाद भोज्य पदार्थ दूधिया रंग में बदल जाते हैं। और इस समय ये जो होते हैं इसे काइम कहते हैं। और फिर जब ये छोटी आंत में जाते हैं, जब ये छोटी आंत में जाते हैं तो आपको तो पता ही ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम छोटी आंत का पार्ट है, और ड्यूडेनम से जब जाएगा तो अग्नाशय रस, पित्ताशय रस, लीवर के बहुत सारे रसायन, ये सब जैसे मिलेगा, ये जो होता है ये उदासीन रूप में बदलने लगेगा। और जब ये उदासीन रूप में बदल रहेंगे, क्योंकि अम्ल और क्षार में रिएक्शन होकर उदासीन हो जाएगा, क्योंकि आमाशय से भोजन गुजरने के दौरान, फिर ये छोटी आंत में प्रवेश के दौरान छोटी आंत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एंजाइम, रस, वो सब मिलकर इस भोजन को उदासीन रूप में बदल देंगे। अब इसके लिए टर्म हो जाएगा काइल। अब इसके एक टर्म हो जाएगा काइल, इसको काइल कहते हैं। और काइल जो होता है, इसी का अवशोषण होता है हमारे छोटी आंत के द्वारा। काइल का अवशोषण होगा, यानी हमारा शरीर जो भोजन का अवशोषण करेगा वो अवशोषण काइल के रूप में होगा और उदासीन के रूप में होगा। तो बच्चों याद रखिए, बोलस याद रखिए, काइम याद रखिए, काइल, ये शब्द मैं बार बार प्रयोग करूंगा, तो ये क्लियर है। अब देखो, ये था इसके कार्य, और भी बहुत सारे कार्य हैं, बट ये मुख्य रूप से कार्य हैं। HCl का मुख्य कार्य जो हो गया, मेन कार्य हो गया, वो एंजाइम को सक्रिय करना, और सहायक कार्य के रूप में इसमें बैक्टीरिया, वायरस को मारना। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि HCl के कार्य हैं पैथोजन को नष्ट करना, उसके बाद मान लो कुछ और दे दिया पॉइंट, और चौथे पॉइंट में या तीसरे पॉइंट में दे दिया कि ये पाचक एंजाइम को सक्रिय करता है। अब दो ऑप्शन आ गया, अब आपकी मोर देन तो होता नहीं है, एक ही ऑप्शन सही होता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य है पाचक एंजाइम को सक्रिय करना, तो इसी को ऑप्शन के रूप में सही करना होगा। और फिर ये जीवाणु विषाणु को मारना लिखा भी हुआ है, तो उसे हम सहायक कार्य के रूप में लिख रहे हैं, तो ये सेकेंडरी कार्य हो गया, तो प्राइमरी कार्य गया। दो ऑप्शन में दोनों रहने के बाद भी इसे सही करेंगे, और अगर ये नहीं है तो फिर इसे सही करेंगे। इस तरह के HCl के कार्य रूप मैंने आपको बताया, और ये जो होते हैं ये HCl और स्टोमक के द्वारा स्रावित गैस्ट्रिक जूस के कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए। pH लेवल याद रखना, स्टोमक के अंदर 2 से 3 के बीच में होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे और भी पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं, लेकिन HCl का pH 1.8 होगा, और इस pH पे पेप्सिन सक्रियतापूर्वक कार्य करेगा। ओके बच्चों, अब मैं लार्ज इंटेस्टाइन को अलग से दिखा रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो सही हो। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, ये जो बड़ी आंत है, इसके पूरे केवल बड़ी आंत के पार्ट को मैंने ड्रॉ किया है। इसके बीच में आपको पता है कि इसमें से ड्यूडेनम घूमकर आएगा, और इसके अंदर एंटर करते ही जेजुनम एनेलियम में डिवाइड हो जाएगा। इस लार्ज इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। तो इसके नाम लिख देता हूँ।
तो लार्ज इंटेस्टाइन के जो 3 पार्ट है, इसमें पहला है सीकम, दूसरा है कोलोन और तीसरा है रेक्टम। सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। अब देखो, सीकम को अंधांत्र बोलते हैं, या इसका एक और नाम है अंधनाल। अंधनाल, तो अंधांत्र या अंधनाल के रूप में इसका नाम है सीकम। सीकम सबसे छोटा सा एरिया है और सीकम जो होता है इसी एरिया को कहते हैं। सीकम के बाद ये जो एरिया है ये एसेंडिंग कोलोन है, आरोही बृहदांत्र, और ये जो आप देख रहे हो इसको ट्रांसवर्स कोलोन बोलते हैं, अनुप्रस्थ बृहदांत्र, और ये जो पार्ट है इसे डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं, अवरोही बृहदांत्र। और इसके कुछ एरियाज होते हैं, इसमें स्प्लेनिक फ्लैक्सर, इस एरिया को हेपेटिक फ्लैक्सर, ऐसे कुछ नाम से पुकारते हैं। अब देखो, इसमें ये छोटा सा एरिया सीकम, सबसे बड़ा एरिया कोलोन, और कोलोन 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और सबसे नीचे का एरिया रेक्टम, जिसे मलाशय कहते हैं। रेक्टम के हिस्से को मैंने टीएस काट कर थोड़ा बाहर दिखाया है। इस रेक्टम में इंटरनल एनल स्फिंक्टर मसल्स है, यानी आंतरिक गुदीय स्फिंक्टर पेशी, और एक इसके बाहर है जिसको एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर कहते हैं, बाह्य गुदीय स्फिंक्टर पेशी। 2 प्रकार के मसल्स यहाँ पर काम करते हैं, और ये एनस है, गुदा, और इस हिस्से को जहाँ पर मल आकर के मल यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे में जमा होता है, बट जब मल पार आउट होता है एक्सक्रीट फॉर्म में, बॉडी से बाहर फोर्स फॉर्म में आउट होता है, नॉट एक्सक्रीट, फोर्स फॉर्म में आउट होता है, यानी पूरे प्रेशर के साथ, तो उसको एनल एपर्चर या एनल एरिया कहते हैं, गुदा क्षेत्र कहते हैं। ये पूरा जो है एरिया लार्ज इंटेस्टाइन का है। अब एक एक करके पॉइंट, लार्ज इंटेस्टाइन के इस सीकम वाले एरिया में ही जो छोटी आंत है उसका जेजुनम और इलियम का अंत वाला हिस्सा आकर जुड़ता है, यानी ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। सवाल बन सकता है कि छोटी आंत जब बड़ी आंत से जुड़ती है तो किस क्षेत्र में जुड़ती है, तो इसका जुड़ने का क्षेत्र हो गया ये जो सीकम का एरिया है, और इस संधि स्थल को इलियो-कैकल जंक्शन, इलियो-कैकल संधि कहते हैं, और इस क्षेत्र में ये जुड़ता है। इससे ठीक लगभग 2 सेंटीमीटर नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है, जिसे परिशेषिका या परिशिष्ट कहते हैं। अपेंडिक्स इंसान के लिए वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे लिए ये अब्सेसिव अंग है, लेकिन ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं कि आजकल बहुत सारे ऐसे सेल जिनको वैज्ञानिकों ने खोजा नहीं है, हो सकता है कि अपेंडिक्स के अंदर हो। कभी इसकी जो लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर से लेकर के 20 सेंटीमीटर के बीच में हो सकता है। 2-3 यानी 2 से लेकर 20 तक अगर परिशेषिका की लंबाई रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी में 2 सेंटीमीटर, किसी में 5 सेंटीमीटर, हर मनुष्य में इसकी लेंथ वेरी फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन इंसान में इसका लेंथ जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स का लेंथ 2 से 20 सेंटीमीटर होगा, और ठीक इलियो-कैकल जंक्शन से 2 सेंटीमीटर नीचे पाया जाएगा। अब क्या होता है कि पहले किसी के अपेंडिक्स का ये हिस्सा बढ़ गया, और बढ़ करके किसी हिस्से को, किसी इंटरनल पार्ट के किसी ऑर्गन को या एब्डोमेन के किसी रीजन को टच कर रहा है, तो जबरदस्त पेन होता था, दर्द होता था। अब भी होता है, बहुत सारे लोगों के ये एरिया 20 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, या इसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, या आप इसमें एक नली देख रहे हो, ये इंटरनल नली है। ये जो ट्यूब होता है, ये ट्यूब जो होता है नॉर्मल ट्यूब इसको कहते हैं, या इसको हम बड़ी आंत का नली कहते हैं। और जो नॉर्मल ट्यूब होता है ये पूरे अंदर 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 होते हुए मलाशय से लेकर के यहाँ तक फैले होते हैं। ये ट्यूब मल को बाहर निकालने के लिए एक प्रकार का प्रेशर उत्पन्न करता है। इसमें बहुत सारे आर्टरी होते हैं, रेक्टम आर्टरी, रेक्टम वेन, इनसे कनेक्ट होते हैं, और इसमें न्यूरॉन्स भी पाए जाते हैं। ऑर्बिट प्लेक्सस, मिशनर प्लेक्सस होते हैं, जिसको मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, और ये जो है यहाँ प्रेशर क्रिएट करके इसको मल को बाहर निकालने में काम करते हैं। अब देखो, इसमें कभी कभी किसी किसी इंसान में हो सकता है, हमेशा ऐसा नहीं होगा, किसी किसी में, कि ये जो है मल किसी कारण से
ये ऊपरी क्षेत्र में प्रेशराइज फॉर्म में बढ़ने लगे और ये मल का छोटा सा टुकड़ा ही मान लो बढ़ते 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 इस अपेंडिक्स में प्रवेश कर जाए, क्योंकि इनका कनेक्शन उस मल द्वार से है। और अगर इसमें मल प्रवेश कर गया तो ये स्वेलअप हो जाएगा, फूल जाएगा, दर्द होगा, फिर ऑपरेशन से इसे निकाल देते थे। अब ऐसा नहीं करते हैं। अब क्या करते हैं कि इसमें जो नर्व होता है जो इसके एक्टिविटी को बढ़ाता है, जिसके कारण दर्द होता है, जिसके कारण ये ब्लास्ट होने पे इंसान की मौत भी हो सकता है, उस नर्व को ही काट देता है। आर्टरी वेन के सप्लाई काट देता है। ये बॉडी में रहेगा लेकिन स्पॉइल नहीं होगा, सड़ेगा नहीं, और ये बॉडी के अंदर रहने के बाद भी इसमें कोई हार्म नहीं होगा। और इसमें कट लगा करके इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सही करने की कोशिश करते हैं। और ऑपरेशन तब होता है जब इंसान में प्रारंभिक दौर का अपेंडिक्स का दर्द हो। अगर अपेंडिक्स मान लो किसी कारण से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, पक गया, इसके बाद ये ब्लीडिंग शुरू कर दिया, तो उससे बचाया नहीं जा सकता। इसीलिए ये सबसे पहले, यानी जैसे अपेंडिक्स होने के बाद भी 1.5-2 साल लग जाते हैं उसको पूरा मैच्योर्ड होकर के उसको पकने में, यानी फटने के दौरान, इतने समय के पहले ही ऑपरेशन करके इसके नलिकाओं को काट देते हैं। और पहले क्या करते थे, इसकी पूरा ही काट के हटा देते थे, छिपकली की पूंछ की तरह होता है और इसको कोई लॉस भी नहीं है। तो डॉक्टर देखते हैं कि कौन सा सही है। अगर इसको काट के हटा देना सही है तो काट के हटा दो, और अगर इसके ट्यूबल पार्ट जो इसको एक्टिवेट कर रहा है उसको काटने से सही हो सकता है तो उसको काट करके ये रहने देते हैं और वो अलग कर देते हैं। क्यों सर रहने देते हैं? हो सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा रिसर्चर साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हो सकता है कि इसके अंदर में कुछ सेल हो जो इंडोक्राइन हार्मोन वगैरह रिलीज करता हो। क्योंकि देखा गया है कि इसको काटने के बाद इंसान में बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखा जाता है कि उसके पाचन ठीक से नहीं हो पा रहा है, या उसके कोई ऐसे, हमारे शरीर में इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन इसके अंदर या इसके ऊपर पाए जाने वाली कुछ कोशिकाएं हो सकता है, अभी तक खोजा नहीं गया हो, और वो पाचन में सपोर्ट करता हो। अपेंडिक्स नहीं करता है लेकिन अपेंडिक्स की कोई सेल करता है। तो अभी भविष्य है निर्धारित करेगा कि इसमें कुछ सेल है भी कि नहीं, लेकिन अभी तक इसका कोई सेल या कोई चीज़ खोजा नहीं गया। तो आप सिंपल इतना याद रखो कि अपेंडिक्स वेस्टिजियल है, हमारे लिए कोई काम का नहीं है। लेकिन जो शाकाहारी प्राणी होते हैं जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, उनमें अपेंडिक्स सेलुलोज का पाचन करता है। और अपेंडिक्स जो है सबसे नज़दीक का जो इसके एरिया है वो सीकम है। तो सीकम के क्षेत्र में सेलुलोज का पाचन हो सकता है। तो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना, सीकम में क्या क्या है। तो सीकम में पहला नंबर है इलियोकैकल जंक्शन, यानी इसी क्षेत्र में इलियम आकर खुलता है, इलियम आकर खुलता है इसी क्षेत्र में। और जहाँ पर खुलेगा, खुलने वाले क्षेत्र जहाँ पर खुलता है, खुलने वाले क्षेत्र जो होते हैं उसे इलियोकैकल जंक्शन कहते हैं, इलियोकैकल संधि, इलियोकैकल संधि कहते हैं। इससे ठीक 2 सेंटीमीटर नीचे, इससे 2 सेंटीमीटर नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है, अपेंडिक्स। और मनुष्य में वेस्टिजियल होता है, अब्सेसी को वेस्टिजियल बोलते हैं। तो हमारे लिए ये वेस्टिजियल है, मनुष्य के शरीर में इसका कोई कार्य नहीं है। हाँ, ऐसा भी पहले क्वेश्चन आता था कि सर शाकाहारी प्राणी में क्या, तो पहले शाकाहारी प्राणी बताते हैं फिर क्या क्वेश्चन आता था वो बताते हैं। जैसे शाकाहारी प्राणी होते हैं, शाकाहारी प्राणी जैसे गाय या बकरी, ये जो प्राणी होते हैं और भी बहुत सारे जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं, इनमें अपेंडिक्स सक्रिय, इनमें अपेंडिक्स सक्रिय होता है और इसका कार्य होता है सेलुलोज का पाचन, सेलुलोज का पाचन, इसका कार्य सेलुलोज का पाचन है। गाय, भैंस, बकरी जो भी हैं घास पत्ते खाते हैं, उनमें सेलुलोज ज़्यादा होता है, तो सेलुलोज का पाचन अपेंडिक्स के द्वारा होगा। और सेलुलोज का जो पाचन होता है वो सीकम के क्षेत्र में होता है। सेलुलोज का पाचन सीकम क्षेत्र में, सीकम क्षेत्र में।
ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है, ये पॉइंट्स कुछ प्राणियों के लिए मैंने लिखा है, ये पॉइंट इंसान के लिए नहीं। यानी सेलुलोज का पाचन फिकम क्षेत्र में शाकाहारी प्राणी में होगा, शाकाहारी प्राणी गाय बकरी में अपेंडिक्स सक्रिय होगा और कारी में सेलुलोज का पाचन होगा। यानी इस क्षेत्र में सेलुलोज का पाचन होता है। अब बच्चों याद रखना कि इसमें क्या क्वेश्चन बनता था पहले क्वेश्चन बनता था कि अगर किसी इंसान के एपेंडिसाइटिक, जैसे अपेंडिक्स को हटाना एपेंडिसाइटिस कहलाता है, उसके रोग हो गया, उसको काट के हटा दिया अपेंडिक्स को, तो क्या अब वो सेलुलोज का पाचन या क्या वो साग वगैरह खाएगा तो उसका पाचन कर पाएगा? तो पहला तो क्वेश्चन हो गया कि सेलुलोज का पाचन हम नहीं कर पाते। कच्चा साग खा लेंगे, घास खा लेंगे, तो उसमें जो सेलुलोज है उसके पाचन हमारे शरीर में नहीं होगा। दूसरा, अगर हम साग खा रहे हैं, जैसे पालक साग वगैरह हम खाते हैं, तो उसमें जो सेलुलोज तत्व है उसके लिए हम नहीं खाते हैं, उसमें जो विटामिन है और जो आयरन पदार्थ है उसके लिए हम खाते हैं, तो उसका बहुत अच्छी तरह से अवशोषण हो सकता है, चाहे अपेंडिक्स रहे चाहे अपेंडिक्स नहीं रहे। अगर रहता है तो भी कोई कार्य करता नहीं है, तभी तो अब्सेसी है। तो अगर अब्सेसी है तो घास या किसी प्रकार के पदार्थ जिसमें सेलुलोज है वो सिर्फ गाय भैंस के लिए ही सक्रिय होगा। इंसानों के लिए रहे अपेंडिक्स तो भी कोई बात नहीं, नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं। साग खाएंगे हम, पालक साग को पका करके, तो अब जैसे पचा रहे हैं अपेंडिक्स न रहने पे भी उसी प्रकार से पचा पाएंगे, कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर? तो ये था सीकम का क्षेत्र। अब आपको पता है कोलोन को मैंने 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया। एक है एसेंडिंग कोलोन। एसेंडिंग कोलोन का मतलब आरोही कोलोन, जो ऊपर की तरफ जा रहा है, आरोही। इसको हम जनरली बृहदांत्र बोलते हैं हिंदी में, बृहदांत्र। दूसरा ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, इसको अनुप्रस्थ बृहदांत्र बोलते हैं, अनुप्रस्थ बृहदांत्र। और तीसरा होता है डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। और डिसेंडिंग जो होता है उसे अवरोही, नीचे जा रहा है इसलिए अवरोही बृहदांत्र बोलते हैं। 3 पॉइंट में अब देखो, बड़ी आंत जो होता है उसमें सबसे बड़ा कोलोन है, तो बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे बड़ा भाग कोलोन है, कोलोन सबसे बड़ा भाग है। अब आते हैं रेक्टम में। इस प्रकार से ये कोलोन वाला पार्ट हो गया। अब रेक्टम देखो, रेक्टम अंतिम एनल स्फिंक्टर जो है ये इनवॉलेंटरी होता है, इनवॉलेंटरी मतलब इच्छा अनुरूप कार्य नहीं करेगा, स्वेच्छा से कार्य करेगा, स्वेच्छा पूर्वक कार्य, यानी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, ये अपने आप कार्य करेगा। तो अनकंट्रोल, अनकंट्रोल हमारे कंट्रोल में नहीं है। और एक्सटर्नल स्फिंक्टर, एनल स्फिंक्टर जो है, ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ इसके क्रियाकलाप। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो होता है ये वॉलेंट्री होता है, वॉलेंट्री यानी ऐच्छिक, यानी ये कंट्रोल होता है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये कंट्रोल वे में कार्य करेगा, यानी आपके इच्छा अनुरूप ये कार्य करेगा। अब जैसे मान लो कि मल त्याग करने के लिए जाना है, तो उस समय एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को ब्रेन से संदेश मिलता है, तो एनस के क्षेत्र फैल जाते हैं और ऑटोमेटिक फिर उसके साथ साथ खुद ब खुद नर्वस कंट्रोल द्वारा ये इंटरनल एनल स्फिंक्टर भी खुल जाते हैं और फिर ये मल यहाँ से आउट होता है। लेकिन अगर किसी को कब्जी का बीमारी होता है, कब्जी हो जाता है, तो ब्रेन के हिस्से से जो संवेदना आना चाहिए इस नर्वस रीजन तक वो ठीक से नहीं आ पाता है, या यहाँ पर जो ऑर्बिक प्लेक्सस और मिशनल प्लेक्सस होते हैं वो ठीक से कार्य नहीं कर पाते हैं उनकी तंत्रिकाएं, तो ये जो मल होता है इसी जगह
रहता है और जब लंबे समय तक रहता है तो बड़ी आंत का रूल है कि बड़ी आंत इस क्षेत्र में रहने वाले जल को अवशोषित कर लेते हैं। यानी यहाँ से भी जल आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा, यहाँ से भी आपके शरीर में जल प्रवेश कर जाएगा, यहाँ से भी आपके शरीर में जल प्रवेश कर जाएगा, यहाँ से भी आपके शरीर में जल प्रवेश कर जाएगा। यानी ये बड़ी आंत का काम है कि जल को पुनः अवशोषित कर लेना। और जल कहाँ जा रहा है? तो शरीर की कोशिकाओं में ये जल चला जाता है। अब जब जल जाता रहेगा और हो सकता है किसी के मल त्याग नहीं हो रहे हैं और ये लंबे समय तक रह गया तो कब्जी बनता है। तो क्या करते हैं, इसबगोल वगैरह कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको खाने के बाद वो डाइजेस्ट नहीं होता है और वो एलिमेंट्री कैनाल से होता हुआ बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में जाकर के इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है। जब प्रेशर क्रिएट करता है तो ये जो नर्व होते हैं वो थोड़े उनको सपोर्ट मिल जाता है प्रेशर के कारण, और ये जो मल है वो आउट हो जाता है। या बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे मेडिसिन्स आते हैं जिन मेडिसिन्स के कारण बलपूर्वक इसमें ऑर्बैक प्लेक्सस और मिशनर प्लेक्सस को सक्रिय करके इसके तंत्रिकीय रूप को एक्टिवेट किया जाता है, इसको बढ़ाया जाता है, तो हो सकता है कि ये बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे कई रूप हैं, कई फंक्शनल पॉइंट्स होते हैं। तो ये रेक्टम का एरिया है। अब देखो रेक्टम में एक मोटी सी, मैं यहाँ इन जनरल ड्रॉ कर रहा हूँ, एक मोटी सी घूमी हुई इस प्रकार की आर्टरी होती है, इसको रेक्टल आर्टरी, और एक वेन होता है रेक्टल वेन कहते हैं। रेक्टल आर्टरी और रेक्टल वेन यानी रेक्टल धमनी और रेक्टल सीरा इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये सामान्य रूप से कार्य करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कभी कभी किसी किसी इंसान में इस रेक्टम के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इसके ऊपर प्रेशर लगते 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 ढीला हो जाता है, और जब रेक्टल आर्टरी ढीला हो जाता है तो मल के साथ साथ ये आर्टरी भी बाहर आ जाता है, और मल के साथ साथ जब आर्टरी बाहर आ जाता है तो इससे ब्लीडिंग होती है, और इस रोग को पाइल्स कहते हैं। तो पाइल्स नामक रोग जो होता है ये रोग है, और इस रोग में ये आर्टरी जो होता है ये बाहर निकल आता है। तो ये एक प्रकार का डिजीज है। तो बहुत सारे लोगों में जो पाइल्स देखा जाता है उसका कारण है इस क्षेत्र में हो सकता है कि रेक्टल आर्टरी या रेक्टल वेन या दोनों का सम्मिलित रूप यहाँ से लूज होकर के बाहर आ जाना, यानी मल के साथ ये बाहर आना आर्टरी, फिर इस अपने आप थोड़ी देर के बाद ये आर्टरी को प्रेशराइज फॉर्म में अंदर लेना पड़ता है या चला जाता है। तो ये जो होता है पाइल्स के रोग कहलाते हैं, इससे ब्लीडिंग भी होता है। तो ये ऑपरेशन करके इस जो एक्स्ट्रा लूज पार्ट है उसको काट देते हैं, तो फिर ये जो है पाइल्स के फॉर्म में ये बाहर नहीं आते हैं। तो ऐसे कई सारे डिजीज जो आप अपने नीट के एग्जाम क्लियर करके जब MBBS कॉलेज में जाओगे तो आप इसको डिटेल में और पढ़ोगे, कैसे बनता है, कैसे बचा जा सकता है, किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। तब तक मैंने इसमें क्या क्या बताया रेक्टम में, कि रेक्टम क्षेत्र में इंटरनल और एक्सटर्नल मसल्स है जो इस मलद्वार को खोलने और बंद करने का कार्य करता है। इसमें एक्सटर्नल ऐच्छिक होता है और इंटरनल अनैच्छिक होता है। हमने बताया कि इसमें रेक्टल आर्टरी वेन होता है, अगर किसी कारण से लूज हो जाए, बाहर आने लगे मल के साथ, तो ये बाहर आता है लेकिन मल के साथ एकदम अलग नहीं हो जाता है, फिर इससे अंदर लेना पड़ता है, तो इसे पाइल्स नामक रोग कहते हैं, ब्लीडिंग होता है। और इस पूरे पार्ट में अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं आपको बताया था कि पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, स्टोमक रीजन में, हर जगह पे क्या होता है, सिस्टोल डायस्टोल। अब सिस्टोल डायस्टोल यहाँ भी हो रहा है, सिस्टोल डायस्टोल यहाँ भी हो रहा है, लेकिन सबसे कम सिस्टोल डायस्टोल यहाँ होगा, सबसे कम, यानी सिस्टोल डायस्टोल का जो प्रेशर रेट है वो सबसे कम होगा। कम होने से फायदा भी है, कम होने से मल जो है यहाँ कुछ देर तक रहते हैं, तो इस समय ये अपने आप अगर सिस्टोल डायस्टोल होना शुरू कर दे तो मल प्रेशराइज फॉर्म में इच्छा के विरोध भी मल बाहर आ सकता है। तो ये जो है सिस्टोल डायस्टोल का रूप सबसे कम रूप में देखा जाता है। तो रेक्टम की बात करते हैं, तो रेक्टम जो है ये मलाशय कहलाता है, मलाशय हिंदी में इसे कहते हैं। रेक्टम का जो क्षेत्र होता है इसके निचले क्षेत्र में, इसके निचले क्षेत्र में एनल एरिया या एनल एपर्चर पाया जाता है, एनल एपर्चर। और एनल एपर्चर के सबसे अंतिम छोर पर एनस या गुदा पाया जाता है, और गुदा जो होता है वो इंटरनल एनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल
एनल स्फिंक्टर मसल से मिलकर बने होते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर इसमें सबसे ज़्यादा या सबसे कम पेरिस्टॉल्सिस किसमें होगा, क्रमाकुंचन गति। तो सामान्य पेरिस्टॉल्सिस सिकुड़ने और फैलने को पेरिस्टॉल्सिस कहते हैं, हिंदी में क्रमाकुंचन कहते हैं। तो ये क्रमाकुंचन जो होता है ये सिकुड़ना फैलना होगा। इसमें भी सिंपल पेरिस्टॉल्सिस होगा, पेरिस्टॉल्सिस, लेकिन इसमें सबसे कम पेरिस्टॉल्सिस होगा, पेरिस्टॉल्सिस सबसे कम पेरिस्टॉल्सिस जो होगा और रेक्टम क्षेत्र में होगा। इस तरह के क्वेश्चंस एम्स लेवल पे कई बार आ चुके हैं, तो आपको ये पेरिस्टॉल्सिस पॉइंट्स भी थोड़े थोड़े ध्यान में रखने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सर ये जो एरिया है इसके पूरे क्षेत्र में, जैसे ये एरिया है थोड़ा दबा हुआ है, फिर थोड़ा उभरा हुआ है, तो ये जो एरिया आप देख रहे हो इन सभी एरियाओं को हॉस्ट्रा कहते हैं। अब ये सवाल आ सकता है कि हॉस्ट्रा क्या है, तो हॉस्ट्रा फूला हुआ और सिकुड़ा हुआ क्षेत्र। अब देखो जैसे ये एरिया फूला हुआ है, फैला हुआ है, और ये एरिया दबा हुआ है, तो ये दबा हुआ क्षेत्र है, ये भी दबा हुआ क्षेत्र है, और बीच का क्षेत्र फूला हुआ है। तो ये जो एरिया है एक फोल्ड बन रहा है, इस एक फोल्ड को हॉस्ट्रा कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में इंग्लिश में याद करना आसान है, जो फोल्ड्स होता है इस फोल्ड्स को ही हॉस्ट्रा कहते हैं। और फोल्ड का हिंदी में मोड़ कह सकते हो। तो जो कंप्रेस पार्ट हो रहा है तो ये हॉस्ट्रा है, ये हॉस्ट्रा, ये हॉस्ट्रा, ये हॉस्ट्रा, ये पूरा में हॉस्ट्रा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन हॉस्ट्रा की संख्या सबसे ज़्यादा ये जो डिसेंडिंग कॉलोन क्षेत्र होता है या कॉलोन का क्षेत्र होता है वहाँ आपको दिखाई देगा, लेकिन ये रेक्टम में भी होगा, ये ट्रांसवर्स कॉलोन में भी होगा, और ये सभी जगह पे होगा। तो इसमें जो हॉस्ट्रा होता है, हॉस्ट्रा इसका मतलब फोल्ड ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के फोल्ड को हॉस्ट्रा कहते हैं। इसकी संख्या कोलोन में या डिसेंडिंग कोलोन में ज़्यादा, इसकी हॉस्ट्रा की संख्या कोलोन वाले क्षेत्र में ज़्यादा होगा। तो अब तक आपने क्या क्या देखा, इसको एक बार रिवाइज कर लो। आपने देखा कि लार्ज इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम के नीचे 2 सेंटीमीटर जो एरिया है इलियोसेकल जंक्शन, उसके नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। हमारे लिए कोई कार्य का रूप नहीं है, इसलिए वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसके ऊपर जो कोलोन है वो 3 पार्ट में है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। और इसमें अंतिम भाग रेक्टम है। रेक्टम में इंटरनल एक्सटर्नल पेशी, एनल एरिया, एनस इत्यादि पाए जाते हैं। इसमें अगर ये लूज हो जाए, इसके रेक्टल आर्टरी रेक्टल क्षेत्र में होता है, इसलिए रेक्टम को रेक्टल बोलते हैं यहाँ पर। तो रेक्टल आर्टरी या वेन तो ये बाहर आता है, तो पाइल्स नामक रोग कहते हैं। ऑपरेशन से इसका इलाज हो सकता है। इसमें जो डिप्रेस या कॉम्प्रेस पार्ट है इसको हॉस्ट्रा कहते हैं। रेक्टम के सिकम के क्षेत्र में सेलुलोज का पाचन होता है शाकाहारी प्राणियों में, हमारे लिए इसका कोई रोल नहीं है। ये जो असेंडिंग है या डिसेंडिंग है या ट्रांसवर्स है या सीकम है या रेक्टम है, जो भी है सबके सब जल के पुनः अवशोषण शरीर की कोशिकाओं को कराता है। यानी शरीर की कोशिकाओं द्वारा जल का पुनः अवशोषण यहाँ से हो सकता है। पूछा जाए आपसे कि भाई बड़ी आंत से कौन से पोषक पदार्थ अवशोषित होंगे, नहीं, कोई नहीं, केवल जल का अवशोषण होगा। जल यहाँ अगर है तो हमारे शरीर में आ जाएगा, कोई पोषक पदार्थ यहाँ तक पहुँच गया तो वो नष्ट हो जाएगा, मल के साथ बाहर चला जाएगा। और ये जो पार्ट्स है, इस पार्ट में जो भी पॉइंट है, इसमें एक स्प्लेनिक फ्लेक्सर किनारे वाला और इधर किनारे वाला हेपेटिक फ्लेक्सर कहते हैं। और ये जो नली होती है ट्यूब, जिसको नॉर्मल ट्यूब कह सकते हो, और ये नॉर्मल ट्यूब जो होता है ये मलाशय से लेकर के इस अपेंडिक्स के हिस्से तक फैले होते हैं। तो ये था लार्ज इंटेस्टाइन की संरचना। ओके।